हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 40th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका 40वां लेक्चर है। एक लेक्चर से मैंने स्टार्ट किया था एंड आज देखते ही देखते आज की तारीख में यानी सितंबर 2021 तक मेरे चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट और बहुत सारे लेक्चर पाइपलाइन में हैं। मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, क्लास 11th की अकाउंटेंसी, क्लास 12 की अकाउंटेंसी, इन सारे ही सब्जेक्ट पे लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जो मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, ठीक है। इनकी मदद से पढ़िए और खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। ओके। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। और एक लास्ट बात और है कि अगर आपको मेरे YouTube पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू। जो प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट रिफर्स टू scale of production, relationship between resources, relationship between input and output, relationship between cost and output। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फिजिकल इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फिजिकल इनपुट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप देता है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन फंक्शन को कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। Q इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए फंक्शन कैसे लिखते थे, y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे करके फंक्शन लिखते थे। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है तो कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू दिस, Q इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जिसमें x1, x2, x3 ऐसे करके अप टू xn, ठीक है। तो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन है जहां पे Q क्या है, Q इज द आउटपुट, Q is the quantity of output and x1, x2, x3 ये क्या है, these are the quantity of factor input। ये सब input हैं, ठीक है। input क्या होते हैं, कैपिटल हुआ, लेबर हुआ, लैंड हुआ, ये सब क्या है, इनपुट है। तो x1, x2, x3, xn क्या है, ये सब इनपुट है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम इनपुट को प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम आउटपुट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश कॉस्ट, ये जो डैश कॉस्ट है दिस रिमेन कांस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन इज स्टॉप। यानी ये वो खर्चा है जो कांस्टेंट रहता है, अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो भी ये खर्चा कांस्टेंट रहता है, ये खर्चा होता ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये ना बढ़ता है ना घटता है, इट रिमेन कांस्टेंट। तो वो कौन सा खर्चा होता है, ठीक। तो जरा मैं ये जो चारों कॉस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ तो आप खुद ही आंसर कर लेंगे। सबसे पहला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी वो खर्चा जो फिक्स रहता है, जो कांस्टेंट रहता है, चाहे प्रोडक्शन कम हो जाए चाहे प्रोडक्शन अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, चाहे प्रोडक्शन बढ़ भी जाए या प्रोडक्शन जीरो हो जाए, ठीक है, वो खर्चा जो फिक्स रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, ठीक है, फैक्ट्री का कुछ इंश्योरेंस जा रहा होगा, इंश्योरेंस कराया होगा, उसका प्रीमियम जा रहा होगा, फैक्ट्री का कुछ रेंट होगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, ठीक है। तो ये सब खर्चे क्या है कि प्रोडक्शन चाहे आप 0 यूनिट का करें
ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन 10 यूनिट का करें, चाहे 15 यूनिट का करें, चाहे 20 यूनिट का करें अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन, इंश्योरेंस का प्रीमियम जाएगा ही, रेंट फैक्ट्री का जाएगा ही और इक्वल अमाउंट में जाएगा। तो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, अगला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, दोस कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए नाम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मटेरियल का खर्चा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा लेबर हायर करने पड़ेंगे, तो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अगला क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो आधी फिक्स रहती है आधी वेरी करती है, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अगला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब, अच्छा ये मार्जिनल कॉस्ट वैसे मैं डिटेल में एक बार बता चुकी हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। यानी आपने आउटपुट में 1 यूनिट का चेंज किया तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसे सपोज करिए पहले आप 10 फैन बना रहे थे तो टोटल कॉस्ट आ रही थी 1,000 रुपए, फिर आपने जब 11वां फैन बनाया तो टोटल कॉस्ट आई 1,050 रुपए। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है जब आप 1 यूनिट इनपुट जो है, जो इनपुट नहीं आउटपुट, जब आप 1 यूनिट आउटपुट चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 50। तो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये जो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आउटपुट को प्लॉट कर रही हूँ, ये आउटपुट है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट को प्लॉट कर रही हूँ, वाई एक्सिस पे मैं कॉस्ट को प्लॉट कर रही हूँ, तो दिस इज द ग्राफ। ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आपका प्रोडक्शन आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट आप प्रोडक्शन करें, फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये फिक्स रहेगी। लेकिन दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, ये है वेरिएबल कॉस्ट। इट वेरीज, इट इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे अगर कॉस्ट के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो कुछ नहीं तो 24-25 टाइप की कॉस्ट है, जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की जो जब सब्जेक्ट पढ़ाया था तो मैंने डिफरेंट टाइप की कॉस्ट डिस्कस की थी। आपको अगर और डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिफर्स टू द क्वांटिटी, डैश refers to quantity of commodity which a firm is willing to produce and offer for sale। यानी उसको क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को क्या कहते हैं जो एक फर्म विलिंग टू प्रोड्यूस, यानी फर्म की इच्छा है कि वो इतने यूनिट को प्रोड्यूस करे और सेल के लिए ऑफर करे, उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर डिमांड की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, यानी कितने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक फर्म प्रोड्यूस करने और सेल के लिए विलिंग है, ये आपको बताना है उसे। वो क्या है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इट्स अबाउट सप्लाई, ये सप्लाई के बारे में है, ये डिमांड के बारे में तो है ही नहीं। तो यानी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कुछ आंसर होगा, या तो ये इंडिविजुअल सप्लाई होगी या मार्केट सप्लाई होगी। तो जरा देख लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई होती क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, दिस इज द क्वांटिटी विच इज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल सिंगल सेलर। इंडिविजुअल सप्लाई यानी वो सप्लाई, वो क्वांटिटी ऑफ गुड जो एक सिंगल सेलर या सिंगल फर्म जो ऑफर करता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। जबकि मार्केट सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई इज द क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द सेलर्स। मार्केट सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी जो सारे सेलर मिलके, ठीक है, सारे सेलर मिलके जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करने में विलिंग है एंड ऑफर करते हैं सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल सप्लाई है इन्हीं का सम होता है मार्केट सप्लाई। ये बात समझ में आई, इंडिविजुअल सप्लाई जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो सब जितने भी जितना भी यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको जोड़ के जितना वो मार्केट में ऑफर कर रहे हैं वही होता है मार्केट सप्लाई। वही क्या होता है, मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई इज द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई का एग्रीगेट होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई का
अगर मैं बात करूँ ऐसे ग्राफ में दिखाऊं तो इंडिविजुअल सप्लाई जो है, इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेसिस पे मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, अगर हम एरिया के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो मार्केट कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन है आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मार्केट को अगर एरिया के बेसिस पे डिवाइड करें, एरिया के बेसिस पे डिवाइड करना, इसका क्या मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ मार्केट फॉर एनी प्रोडक्ट, यानी जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए कितना बड़ा मार्केट अवेलेबल है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना बड़ा मार्केट अवेलेबल है, तो वही मतलब होता है कि मार्केट अगर हम एरिया वाइज डिवाइड करें तो कितना, कितने वेज से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट को अगर हम एरिया के हिसाब से डिवाइड करें तो हम 3 तरीके से मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मार्केट, सबसे पहला है लोकल मार्केट। ठीक है, सबसे पहला क्या है, लोकल मार्केट। दूसरा क्या है, नेशनल मार्केट। ठीक है, पहला हुआ लोकल मार्केट, दूसरा क्या है, नेशनल मार्केट, तीसरा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तीसरा क्या है, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये 3 टाइप के मार्केट होते हैं। ठीक है, तो एरिया वाइज डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइप के मार्केट आते हैं, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ठीक, अब ये लोकल मार्केट क्या होता है। लोकल मार्केट यानी जब कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी जब डिमांडेड एंड सप्लाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कोई भी कमोडिटी जब किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी, किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया, छोटे से विलेज में किसी कमोडिटी की डिमांड होती है और उसे सप्लाई किया जाता है, तो उस एरिया को कहा जाएगा लोकल मार्केट। ठीक है, नेशनल मार्केट यानी जब कोई कमोडिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री, जब पूरी कंट्री में उस कमोडिटी की डिमांड हो और सप्लाई किया जा रहा हो, तो वो क्या बनता है, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, अब मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, वो कमोडिटी जो डिमांड की जाती है और सप्लाई की जाती है इंटरनेशनली, यानी क्रॉस द बॉर्डर, यानी अपनी कंट्री नहीं दूसरी कंट्री में भी जो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की डिमांड है और उसे सप्लाई किया जाता है, तो वो मार्केट बनता है इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो एरिया के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो मार्केट कितने टाइप का हुआ, 3 टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा इसमें ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें मैंने आंसर तो बता दिया था ना। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो 64 किया था इसमें मैंने आंसर आपको बता दिया था। इसमें आंसर क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई, क्यों इंडिविजुअल सप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ फर्म ऑफर, अ फर्म यानी एक फर्म जो कमोडिटी मतलब ऑफर करती है। ठीक है, प्रोड्यूस करती है, ऑफर करती है। ठीक है, तो एक फर्म की बात हो रही है ना, तो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे याद नहीं कि मैंने इसका बताया कि नहीं बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसमें कौन सा है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात हो रही है, कौन सा है इसमें 4 ऑप्शन में से है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मेनी प्रोड्यूसर, एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। ये 4 फीचर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा मोनोपोलिस्टिक मार्केट का फीचर नहीं है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है, या क्या लीजिए जो मार्केट का फॉर्म है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर को हम बेसिकली मोटा मोटा 2 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन तो एक ही होता है, इम्परफेक्ट को हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनोपोली मार्केट, दूसरा क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तीसरा क्या है, ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस से डिवाइड करें तो 2 होता है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट 3 होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। ठीक, इस क्वेश्चन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, दिस शेयर्स द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्लस मोनोपोली मार्केट, इन दोनों के कंबाइंड फीचर इसमें होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, इट शेयर्स द फीचर ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट, दोनों के कंबाइंड फीचर आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट में देखने को मिलेंगे। ठीक,
तो चलिए मैं थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में बताती हूँ और इसके फीचर्स बताती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेंगे कि कौन सा फीचर इसमें नहीं है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन। ये वो मार्केट सिचुएशन है जहां पे देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है जो सेल कर रही होती हैं क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे टूथपेस्ट हुआ, सोप हुआ, शैम्पू हुआ, ठीक है, ये सब एफएमसीजी प्रोडक्ट हुए। या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये सब। तो ये क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट, मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर्स हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट अलग है। टूथपेस्ट पतंजलि का अलग है, दंत कांति अलग है और जो क्लोजअप है, कोलगेट है, वो अलग है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है लेकिन ये प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसके कुछ कॉमन फीचर हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। दूसरा इसका फीचर क्या है, देयर इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हर प्रोडक्ट अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, तीसरा जो फीचर है दैट इज सेलिंग कॉस्ट। तीसरा जो फीचर है दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब है कि देयर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मार्केटिंग सेल्स, यानी सेल्स करने में, मार्केटिंग करने में जो ये जो फर्म्स होती हैं खर्चा करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, प्रमोशन करती हैं, ठीक है, तो देयर इज सेलिंग कॉस्ट। चौथा फीचर क्या है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट की यहाँ पे फ्रीडम होती है। ठीक है, चौथा फीचर। पांचवा फीचर क्या है, देयर इज अ प्राइस डिसीजन। ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की जो फर्म्स होती हैं, दे आर नॉट द प्राइस टेकर। ये न तो प्राइस टेकर होती हैं, न प्राइस मेकर होती हैं, बट दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उस पर इनका पार्शियल कंट्रोल होता है। क्यों कंट्रोल होता है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। जो पतंजलि का जो दंत कांति जो पेस्ट आता है उसकी प्राइस अलग है, कोलगेट की प्राइस अलग है, क्लोजअप की प्राइस अलग है, डाबर का जो टूथपेस्ट आता है उसकी प्राइस अलग है। तो दे हैव कंट्रोल ओवर, दे हैव पार्शियल कंट्रोल, इनका थोड़ा कंट्रोल होता है अपनी प्राइस पे, पर एकदम रेंज के बाहर भी नहीं जा सकते, बट इनका थोड़ा कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक की जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर भी नहीं होती है, प्राइस मेकर भी नहीं होती है, दे हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ फीचर थे, तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो ये तो है फीचर मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। मेनी प्रोड्यूसर, हाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, हाँ इनका पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस का। एब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, तो ये तो फीचर नहीं है, यहाँ पे तो खूब एडवर्टाइजमेंट होता है, खूब प्रमोशन होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन सी है, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्राइसिंग फॉर सेलिंग द सेम कॉमोडिटी एट डिफरेंट सेलिंग प्राइस इज नोन एज। अगर सेम कॉमोडिटी को, यानी एक ही कॉमोडिटी को हम डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे सेल करें, तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को क्या कहा जाता है? स्कीमिंग प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसे क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो जरा मैं इन चारों ही टाइप की जो प्राइसिंग है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे आंसर क्या है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहला क्या है, स्किमिंग प्राइसिंग। स्किम मतलब क्या होता है? स्किम मतलब होता है जब मलाई से मक्खन निकाला जाता है ना, तो ऊपर क्या होता है, क्रीम लेयर। क्रीम लेयर जो आती है ना, उसी को कहते हैं स्किम। ठीक है, स्किमिंग करना यानी क्रीम निकालना, मक्खन निकालना, स्किमिंग करना, क्रीम लेयर, ठीक है, स्किम। तो स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है, ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। स्किमिंग प्राइसिंग क्या है, ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें सेट की जाती है हाई प्राइस व्हेन द प्रोडक्ट फर्स्ट इंटर द मार्केट। जब प्रोडक्ट सबसे पहले इंटर होता है मार्केट में, तब यहाँ पे क्या होता है, हाई प्राइस ऑफर की जाती है, हाई प्राइस ऑफर की जाती है। क्यों? ताकि स्किम कर सके प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर सके, स्किम कर सके, ठीक है, फ्रॉम दोज हु आर विलिंग टू पे मोर, यानी उन कस्टमर से जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, उनसे प्रॉफिट पहले पहले ही निकाल लें। ठीक है, एंड ग्रेजुअली फिर उसके बाद धीमे धीमे करके जो प्राइस है उसको लोअर की जाती है ताकि रिमेनिंग मार्केट तक पहुंचा जाए। ठीक है, तो स्किमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, इनिशियली हाई प्राइस ऑफर की जाती है ताकि
कह लो जो क्रीम लेयर है मार्केट की, उनसे पहले ज्यादा प्रॉफिट निकाल लिया जाए, फिर धीमे धीमे प्राइस लो की जाती है। ठीक है। दूसरा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जहां पे सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे ऑफर किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है? डिफरेंशियल, यानी डिफरेंट वर्ड से बना है। ठीक है, यानी सेम प्रोडक्ट डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे ऑफर किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। ठीक। अगला क्या है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब कि इनिशियली जो है ना लो प्राइस ऑफर की जाएगी। जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर किया जाए, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए, तो इनिशियली क्या है, उसकी लोअर प्राइस ऑफर की जाएगी ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इनिशियल ऑफरिंग जो होगी उसमें लोअर प्राइस ऑफर की जाएगी ताकि इनिशियल लेवल पे कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, और मार्केट में अंदर तक पेनिट्रेट किया जा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा जा सके, पेनिट्रेट किया जा सके, इसीलिए इसका नाम है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अगला क्या है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या है? ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की जाती है। कैसे? बाय एडिंग अ सर्टेन मार्कअप परसेंट। एक सर्टेन मार्कअप परसेंट ऐड किया जाता है, किसमें? कॉस्ट में। ठीक है, ये वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें एक सर्टेन मार्कअप परसेंट ऐड करते हैं। ठीक है, किसमें? कॉस्ट में, तो आपकी निकल के आ जाती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कॉस्ट में प्लस करो। क्या प्लस करो? एक सर्टेन परसेंट मार्कअप परसेंट ऐड करो तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये चारों मैंने प्राइसिंग स्ट्रेटजी बता दी। अब तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी, जब सेम कॉमोडिटी डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे ऑफर की जाए तो उसे डिफरेंशियल प्राइसिंग कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? इन अ परफेक्ट कंपटीशन, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन है, उसमें अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एआर ऑफ द फर्म डैश द एसीटी ऑफ द फर्म। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब अर्न करती है जब एआर इक्वल टू एसीटी हो, या एक्सीड करे, या लोअर हो, या नीदर एक्सीड नॉर लोअर, क्या हो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब होता है तो एआर, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एसीटी यानी एवरेज कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये इक्वल होते हैं, एक्सीड होते हैं, लोअर होते हैं, क्या होता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब आपने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन बट ओनली इन शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, लॉन्ग रन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में केवल शॉर्ट रन में फर्म अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। और ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज मेड वेयर ए आर एक्सीड्स ए सी। ठीक है, फर्म अर्न करती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उस पॉइंट पे जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जहां पे ग्रेटर होता है एवरेज कॉस्ट पे, वहां पे अर्न करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज वन सेलर एंड देयर इज नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट टू द कमोडिटी सोल्ड बाय द सेलर। आपको वो मार्केट सिचुएशन बतानी है जहां पे देयर इज वन सेलर, जहां पे केवल एक सेलर है, एंड देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है कमोडिटी का। सेलर जो भी गुड सेल कर रहा है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको ऐसी मार्केट सिचुएशन बतानी है। उसको क्या कहेंगे? उसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे, ओलिगोपोली कहेंगे, या मोनोपोलिस्टिक कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटा मोटा दो होते हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है ना, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। ठीक है, सेलिंग द सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तीन आते हैं, कौन कौन से? एक आता है मोनोपोली, एक आता है मोनोपोलिस्टिक, एक आता है ओलिगोपोली। पहले मोनोपोलिस्टिक बताती हूँ। मोनोपोलिस्टिक में भी क्या होता है? देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, ओलिगोपोली में क्या होता है? देयर आर फ्यू सेलर। ओलिगोपोली में कुछ सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं। और मोनोपोली में क्या होता है? देखिए, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब वन, सिंगल। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होते हैं? देयर इज अ वन सेलर, एक सेलर होता है, सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट, वो यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है।
नो कंपटीशन, मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं होता है। सोल सेलर यानी एक सेलर होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो दिस इज मोनोपोली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेलवे, इंडियन रेलवे, प्राइवेट कंपनीज इसमें नहीं इंटर हो सकती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जरूर मुझ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अभी हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।